हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। क्योंकि हम लोग के सिलेबस में 10 और कक्षा 12 के जो फिजिक्स है प्रकाशिकी, तो प्रकाशिकी में इस त्रिभुज का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि हम कोई भी सूत्र का निर्माण करते हैं तो समरूप त्रिभुज की आवश्यकता होती है। जब हम सूत्र निर्माण करते हैं 1/में F बराबर 1/में U प्लस 1/में V, 1/में F बराबर 1/में U प्लस 1/में V, या M बराबर माइनस V/में U, या फिर R बराबर 2F। जब भी इनको सिद्ध करते हैं, लेंस से करें या दर्पण से करें, तो हमें समरूप त्रिभुज की आवश्यकता होती है। इसलिए आज एक वीडियो बना रहे हैं समरूप त्रिभुज पर, जो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो समरूप त्रिभुज तो आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम केवल उसका मुख्य शर्तें बताएंगे जो आप लोग के लिए काम आएगी। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है ऐसे दो त्रिभुज लेंगे जिनका रूप क्या हो, समान हो, उसे कहते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज होने के लिए साइज की आवश्यकता नहीं होती है। यदि देखिए, समरूप त्रिभुज होने के लिए साइज की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यदि एक त्रिभुज ले लें, एक वृत्त, जैसे देखिए एक वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है। इसकी त्रिज्या 1 सेमी है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए 3 सेमी है। तो दोनों वृत्त आपस में समरूप है, क्योंकि चेहरा समान है। यह भी वृत्त है तो यह भी क्या है, वृत्त ही है। तो दोनों वृत्त आपस में समरूप है, तो इनके साइज से मतलब नहीं होता है, केवल इनके क्या चाहिए, आकृति बराबर होनी चाहिए। अगर साइज भी बराबर हो जाए, अगर यह 1 सेमी का है, अगर यह अभी कितना का हो, 1 सेमी का, तो सभी अंग आपस में जब बराबर हैं तो वे कहलाते हैं सर्वांग सम। क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। तो हमें पढ़ना है समरूप। देखिए, समरूप त्रिभुज की पहली शर्त होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कक्षा 10 और 12 के लिए। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, त्रिभुज समान कोणिक, समान कोणिक या समकोणिक होते हैं। देखिए, समरूप त्रिभुज की जो पहली शर्त होती है, यह होती है समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, समान कोणिक होते हैं। जैसे, और समरूप होने के लिए कितने त्रिभुज की आवश्यकता होगी, कम से कम 2। और किसी की समानता जब दिखानी हो तो कम से कम कितने त्रिभुज लगे, 2। तो मान लीजिए एक त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज ले रहे हैं पी क्यू आर। तो पहली शर्त है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। समान कोणिक का मतलब होता है कि इनका जो कोण हो, इनके कोण क्या हो, बराबर हो। यदि इसका एक कोण 30 डिग्री का है, यदि इस त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज में एक कोण क्या चाहिए, 30 डिग्री। जरूरी नहीं है कि यह कोण 30 है तो यह भी कोण क्या चाहिए, 30। इसमें से कोई भी एक कोण कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। अगर इसमें एक कोण 30 डिग्री है तो इन तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण कितना चाहिए हमें, 30 अंश। अगर एक मान लीजिए 60 अंश है, तो इसमें भी एक कोण कितना चाहिए, 60 अंश। इसमें भी एक कोण कितना चाहिए, 60 अंश। अब जब देखिए, जब दो त्रिभुज के दो कोण, दो त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर है, जब दो त्रिभुज के दो कोण जब आपस में बराबर हो, तो तीसरा कोण क्या होता है, स्वतः बराबर। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यह भी एक त्रिभुज है और यह भी एक त्रिभुज है, और इसमें कोण कितने हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3। और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए, यह अभी 30 अंश खर्च किया है, तो यह भी 30 अंश खर्च किया है। यह 60 अंश खर्च किया है, यह भी 60 अंश खर्च किया है। किसमें से, 180 में से दोनों खर्च किए हैं। तो जो बचेगा
वो अभी क्या बचेगा, बराबर ही बचेगा। तो कितना बचा जी, 90 डिग्री। इसका कितना बचेगा, 90 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज के जब तीनों कोण बराबर हो गए, त्रिभुज के जब तीनों कोण बराबर हो गए तो पहली शर्त यही थी कि समरूप त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। तो जब तीनों कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो दूसरी शर्त होती है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। पहली शर्त है समरूप त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। अब दूसरी शर्त क्या है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं लेंगे, क्या लेंगे, संगत भुजाएं, उसका अनुपात करेंगे और आपस में क्या कर देंगे, बराबर। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि संगत भुजा कहते किसे हैं, संगत भुजा कहते किसे हैं। देखिए संगत भुजा जो होती है, संगत भुजा बराबर कोण के सामने की भुजा, बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। तो त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में अगर ले रहे हैं 30 अंश, कितना ले रहे हैं, 30 अंश, तो बताइए 30 अंश के सामने की भुजा क्या है। इसे हम त्रिभुज बना दें तो देखिए इस त्रिभुज में 3 कोण है, कोण का मतलब होता है झुकाव। अगर एक रेखा है, इस पर एक रेखा और है, तो जो इनके बीच का यह झुकाव है इसी को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। दो रेखाओं के झुकाव को, जो इनके बीच का कितना झुकाव है उसी को बोलते हैं कोण। तो देखिए यहाँ भी रेखाओं का झुकाव है, यहाँ भी 2 रेखाओं का झुकाव है और यहाँ भी 2 रेखाओं का झुकाव है। तो कोण कितने हुए, 3। और 3 को कोना है इसलिए 3 कितने हैं, शीर्ष है। कोना को शीर्ष बोलते हैं और झुकाव को कोण बोलते हैं। जो भुजा दिखाई दे रही है आपको, एक भुजा, 2 भुजा, 3 रेखा, तो इन भुजाओं को भुजा कहते हैं। इन रेखाओं को जो क्या कहते हैं, भुजा। इस रेखा को क्या कहेंगे, भुजा। इस रेखा को क्या कहेंगे, भुजा। लेकिन ये जो झुकाव होता है इस झुकाव को कोण कहते हैं और जो कोना होता है इसको बोलते हैं शीर्ष। देखिए 1 2 3 कोना है तो शीर्ष कितने हुए, 3। और झुकाव का जगह है, एक जगह 2 3, तो कोण कितना हुआ, 3। और रेखाएं कितनी है, 1 2 3, तो रेखा कितनी, भुजा कितनी हुई, 3। तो भुजा भी 3 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी है, हमें इस भुजा का नाम लिखना है। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। और मान लीजिए हमें इस भुजा का नाम लिखना है, तो देखिए इस भुजा का एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। जब इस भुजा का नाम लिखना हो तो इस भुजा का एक अंतिम बिंदु यहाँ पर है और एक अंतिम बिंदु यहाँ पर है। इस अंतिम बिंदु पर ए है और इस अंतिम बिंदु पर बी है। तो जब दोनों बिंदुओं को सटा देंगे ए और बी, इस भुजा का नाम हो जाता है। या इसको लिख सकते हैं बी ए। आप जिधर चाहे उधर से भुजा का नाम लिख सकते हैं, या तो लिख दीजिए बी ए या ए बी। जब इस भुजा का नाम लिखना हो तो दोनों बिंदु क्या करेंगे, सटा देंगे। क्योंकि देखिए इस भुजा का एक बिंदु यहाँ पर है और इस भुजा का एक बिंदु यहाँ पर है। तो एक बिंदु पर क्या है, ए, दूसरे बिंदु पर क्या है, सी, तो क्या हो जाएगा, ए सी। चाहे लिख सकते हैं सी ए। जब इस भुजा का नाम लिखना हो तो देखिए एक बिंदु पर बी है, एक बिंदु पर सी है, तो क्या हो जाएगा, बी सी या सी बी। तो जब भुजाओं का नाम लिखना हो तो उसके 2 बिंदुओं को पकड़ते हैं, अंतिम और प्रारंभिक। दो अंतिम बिंदुओं को पकड़ते हैं और देखते हैं वहाँ क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, इसलिए इस भुजा का नाम हो गया ए सी। उसी प्रकार अब देखिए
30 अंश, 30 अंश है तो 30 अंश के सामने की भुजा, 30 अंश के सामने की भुजा का मतलब होता है इसमें कितनी भुजा है? 3, 1 2 3। तो देखिए दोनों भुजाएं आपस में इस 30 अंश से क्या हुई है? सटी हुई है। ये दोनों भुजाएं 30 अंश से सटी हुई हैं, इसलिए इन्हें कहेंगे अगल बगल की भुजा। लेकिन जो बची भुजा है उसी को क्या कहते हैं? सामने की भुजा। क्योंकि जब आप यहाँ से आंख लगाकर देखेंगे तो सामने ही दिखाई देगी, इसलिए इसे बोलते हैं सामने की भुजा। तो 30 अंश के सामने की भुजा क्या है? देखिए यही ना जी, इसके एक बिंदु पर C है और एक बिंदु पर A है, दोनों सटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा? AC। अब बोले हैं संगत भुजा। संगत भुजा का मतलब होता है बराबर कोण के सामने की भुजा। तो जब इसमें 30 अंश लिए हैं तो इसमें भी कितना लेंगे? 30 अंश। तो देखिए 30 अंश के सामने की भुजा क्या है? ये दोनों भुजाएं अगल बगल की है तो ये ना भुजा बची, इसका नाम है QR। तो AC की संगत भुजा क्या है? QR। QR। अब ले लीजिए 60 अंश। अब कितना ले लें? 60 अंश। तो 60 अंश के सामने की भुजा क्या है? A और B। 60 अंश के सामने भुजा क्या है? A और B। अब इसकी संगत भुजा क्या होगी? जब इसमें 60 अंश लिए हैं तो इसमें भी कितना लेंगे? 60 अंश। तो 60 अंश के सामने भुजा क्या है? PR। अब क्या बचा है? 90 अंश। जब 90 अंश बचा तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या है? BC। और BC की संगत भुजा क्या कहलाएगी? जब इसमें 90 अंश लिए तो इसमें भी कितना लेंगे? 90 अंश। तो 90 अंश के सामने भुजा क्या है? PQ। अब देखिए हमें संगत भुजाएं मिल गई, अब इनका क्या करना है? अनुपात। तो संगत भुजाओं का अनुपात कीजिए। AC इसकी संगत भुजा क्या है? QR। अब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात कीजिए। AB की संगत भुजा क्या है? PR। BC की संगत भुजा क्या है? PQ। अब बोला है संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात कर दिए, क्या होता है? बराबर। तो बराबर कर दीजिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट सा है जो हाई स्कूल परीक्षा में, हाई स्कूल के या इंटर का हो, जो हम सिद्ध करते हैं, प्रकाश की पढ़ते हैं। तो देखिए प्रकाश की 2 भागों में बटी है, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो हाई स्कूल में केवल किरण प्रकाश की दिया है और इंटर में किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की दोनों है। तो जब दोनों है तो एक होता है किरण प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की जो होता है इसका नाम ज्यामिति किरण भी होता है, किरण ज्यामिति भी होता है, क्योंकि इसमें अधिकतम हमें कोण को सहायता लेना पड़ता है। कभी समरूप त्रिभुज लेंगे, कभी शीर्षाभिमुख कोण लेंगे, कभी संगत कोण लेंगे, अधिकतम कोणों का जिक्र होता है, इसलिए इसे ज्यामिति भी कहते हैं। तो देखिए एक बार और बता रहे हैं, समरूप त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। समान कोणिक का मतलब ऐसे 2 त्रिभुज जिनके कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। इसका कोण अगर 90 अंश है, हम 90 अंश बस मान लिए हैं, ये वास्तव में 90 नहीं होगा या 30 नहीं होगा, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मान लिए हैं। इस कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि इसमें एक कोण, अगर यह कोण 30 अंश है तो इसमें भी एक कोण क्या चाहिए? 30 अंश। इसमें 60 है तो इसमें भी एक कोण 60, इसमें 90 तो इसमें भी 90 रहना चाहिए। आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर इसके कोण और इसके कोण आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं, तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप। और जब त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। असंगत भुजा किसे कहते हैं? बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। बराबर कोण के सामने की भुजा संगत भुजा कहलाती है। तो देखिए अब कुछ और तथ्य सीख लिया जाए इसमें जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए एक होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण जो हाई स्कूल और इंटर दोनों में इंपॉर्टेंट है। शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, समांतर रेखा, यह सब बहुत ही क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। शीर्षाभिमुख कोण देखिए
जब दो सीधी रेखाएं सीधी रेखा कहने का मतलब कि नागिन डांस इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ये आपस में क्या हो एकदम सीधी हो। तो जब दो सीधी रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या मिलती है या काटती है, बात एक ही है। देखिए मिल रही है, एक बिंदु मिल रही है या प्रतिच्छेद कर लीजिए या काट रही है। तो जब दो सीधी रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के बने कोण, देखिए इसके सामने का कोण यह है, आमने और सामने के बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो देखिए इसके सामने का यह कोण है, इसके सामने का यह कोण है, ये कोण आपस में क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो सीधी रेखाएं मान लीजिए पी क्यू आर यस, दो सीधी रेखाएं हैं पी क्यू और आर यस, और दोनों एक बिंदु ओ पर काट रही हैं, तो जो कोण होगा आमने सामने का बना कोण क्या कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। यदि यह इसको एक मान ले तो कोण एक के बराबर कोण एक होगा, और यह कोण दो है तो यह कोण क्या होगा? दो होगा, क्योंकि इसके बराबर यह होगा और इसके बराबर यह होगा, और इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए एक होती समांतर रेखा, किसे कहते हैं? ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह क्या हो? बराबर हो। बीच का दूरी का मतलब होता है अगर यहाँ 1 सेमी है तो यहाँ भी 1 सेमी, यहाँ भी 1 सेमी। लंबाई से मतलब नहीं है कि अगर एक छोटी एक बड़ी, इससे मतलब नहीं होता है। अगर ये 1 सेमी है, अगर यहाँ भी 1 सेमी है, यहाँ भी 1 सेमी है, तो दोनों आपस में कैसी है? समांतर। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा। उन्हें कहते हैं समांतर रेखा। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो देखिए इसमें जो कोण बन रहे हैं, यह कोण इस कोण के बराबर होता है। अगर यह कोण 1 है तो यह कोण कितना होगा? 1। कोण 1 बराबर कोण 1, इन्हें कहते हैं एकांतर अंतःकोण। क्योंकि देखिए एक के अंतर की बात है, इस कोने का जो कोण है इस कोने में है, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। और देखिए यह कोण जो है इस कोण क्या होगा? बराबर होगा। यह कोण भी कितना होगा? 1। तो कोण 1 बराबर कोण 1 कैसे बराबर है? संगत कोण से। संगत कोण, देखिए इन्हें कहते हैं संगत कोण। इस कोण के यह कोण क्या है? बराबर है। ये दोनों कैसे बराबर हैं? संगत कोण से। जबकि यह कैसे बराबर है? एकांतर कोण से। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।